ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ आई है? 1 नवंबर से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जर्मनी में। आप 1 नवंबर के बाद विदाउट आइल्स नहीं जा पाएंगे। पीटी किया है, एक्सेप्टेबल नहीं है। एमओआई बेस पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्यूलिंगो किया है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली आइल्स एक्सेप्टेबल है, या फिर आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, गोयथे इंस्टीट्यूट से या फिर मैक्स मिलर जो दिल्ली में इनके इंस्टीट्यूट से, वहाँ से। आइल्स इज मैंडेटरी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हर एक बच्चे को जो बैचलर करने जा रहा है या मास्टर्स करने जा रहा है, उसको अपने डॉक्यूमेंट एवेलुएट कराने पड़ेंगे, जिसको एपीएस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट एवेलुएट होंगे, जिसकी फीस है 18,000 रुपये। आपको सारे डॉक्यूमेंट बाय कोरियर या फिजिकली लेके जाने होंगे, और उसके 18,000 रुपये आपके लगेंगे। और जब आपके डॉक्यूमेंट एवेलुएट होंगे, उसके बाद आपको उसका एवेल्युएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 5 सर्टिफिकेट मिलेंगे, मतलब 5 जगह आप अप्लाई कर सकते हो। बगैर एपीएस के आप फाइल लॉन्च नहीं कर सकते वीएफएस में। दीज 2 आर द मेजर चेंजेस। पहले आपका डॉक्यूमेंट एवेलुएट होगा, जिसको एपीएस बोलते हैं। 18,000 रुपये उसकी फीस है 1 नवंबर से। दूसरा, विदाउट आइल्स नॉट पॉसिबल। आपको आइल्स करनी ही होगी। एमओआई खत्म, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म, पीटी खत्म। इसके अलावा आपने कोई डुलुंगो किया है, वो खत्म। आप सिर्फ आइल्स के बेस पे फाइल लगा सकते हो। ਆਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? देखिए, जर्मनी एक तरह से यूरोप की सुपर पावर है। बहुत सारा बच्चा जो है वो यूरोप में जाता है, जो यूरोप में जो जाता है वो जर्मनी जाता है। तो जर्मनी ने जानबूझ के ये किया था कि वो क्वालिटी एप्लीकेशन दे इसके। आप नीदरलैंड चले जाओ, आप डेनमार्क चले जाओ, स्वीडन चले जाओ, 6.5 बैंड से नीचे तो बच्चे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। ये विदाउट आइल्स एमओआई बेस पे ले रहे थे। दैट्स द रीज़न दे वांट द जेन्युइन स्टूडेंट, दे वांट द क्वालिटी स्टूडेंट। दैट्स द रीज़न इन्होंने ये चेंजेस किए हैं। बहुत सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट आ रहे थे, दैट्स द रीज़न उन्होंने अब एपीएस स्टार्ट किया है। और विदाउट इंग्लिश बच्चे जा रहे थे, ठीक है, विदाउट आइल्स जा रहे थे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी। बच्चा बहुत जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से जाके अंडरग्राउंड हो जाता था। कोई पुर्तगाल निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, पढ़ाई नहीं कर रहा था। दैट्स द रीज़न दे चेंज्ड, बिकॉज दे वांट द जेन्युइन स्टूडेंट्स ओनली। जी प्रदीप जी, थोड़ा जर्मनी का तजर्बा शेयर करना। जर्मनी की जी एजुकेशन है, टैक्नीकल एजुकेशन आइल्स और टफल, कोई गल नहीं। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਐਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੌਬਸ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? देखो, जर्मनी की बात करें, जर्मनी में अगर आप बात करोगे, सारी की सारी एक तरह से कार की इंडस्ट्री में, कार मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी वीआईपी, जितनी भी आप कोई भी मर्सिडीज उठा लो या बीएमडब्ल्यू उठा लो, कोई भी उठा लो, जो बड़ी मतलब गाड़ियाँ हैं वो वहीं पे मैन्युफैक्चर होती हैं। तो दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट, दे नीड द मतलब स्ट्रॉन्ग मैन पावर, रीच। और रीच के बाद बच्चा वहाँ से भाग जाता था, ठीक है। इसलिए उनको लगता है, क्योंकि जर्मनी को आज भी 40 लाख मैन पावर चाहिए, 40 लाख, और वो किससे निकल के आएंगी? स्टूडेंट वीज़ा से निकल के आएंगे मैक्सिमम। चाहिए तो उनको बड़े स्किल्ड स्टूडेंट्स, स्किल्ड मैन पावर। लेकिन जो बच्चा जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि जो स्किल्ड है, पहली बात यूएस सोचता है, कनाडा सोचता है, ऑस्ट्रेलिया सोचता है, यूके सोचता है, बाद में यूरोप का टर्न आता है। लेकिन यूरोप में जो बच्चा अच्छी क्वालिटी का है वो एक्चुअल में कम जा रहा था, और इस टाइप के बच्चे जा रहे थे कि जो ये सोच के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ कि यार चल यार मेरा कनाडा का नहीं हुआ था, चलो मैं इधर देख लेता हूँ। लेकिन कंट्री बहुत बढ़िया है। कंट्री कहता कि आओ पढ़ो और सेटल हो जाओ। अप टू 18 मंथ का आपको वर्क परमिट है, जिसमें आप आगे सेटल हो सकते हैं। तो रीच से हमें बड़ी हेट है। हम भी चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट हो, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ से जो प्रमोट कर रहा है जर्मनी को, वो हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर रहा है। क्वालिटी स्टूडेंट्स हम आगे रिक्रूट करते हैं। वी हैव द टाई अप विद मोस्टली गुड यूनिवर्सिटीज़। तो
लेकिन जो बीच में इस टाइप का जब बच्चे आते हैं कि जिनको विदाउट आइल्स जाना है या उन्होंने पढ़ना नहीं है या वहाँ जाते ही कॉलेज चेंज कर लें, तो उससे नाम बदनाम हमारा भी होता है। तो क्वालिटी स्टूडेंट्स को वो ढूंढ रहे हैं। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਐਂਗਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। देखो सर, जिसने यहाँ पे ITI की है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमास किए हैं उनको हमेशा, क्योंकि वो स्किल्ड कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत ब्राइट होता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, खासकर जो ITI बच्चे करते हैं, ये ना रिलेवेंट कोर्स के लिए नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने 12th आर्ट से की है और इधर वो प्लम्बिंग कर रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कॉमर्स का रखी है, कॉमर्स के बाद क्राफ्ट्समैन का, ड्राफ्ट्समैन का कर रहे हैं, ड्राफ्ट्समैन का। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, आपने कॉमर्स की थी तो आप बिजनेस का कोई डिप्लोमा करते, आपने आर्ट्स की है तो आर्ट्स के हिसाब से बिजनेस या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से उठाते। हाँ, आपने नॉन मेडिकल की होती, नॉन मेडिकल के यहाँ पे IT है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, क्राफ्ट ड्राफ्ट्समैन का है, ठीक है, इस टाइप के डिप्लोमास करते तो रिलेवेंसी बनती है। ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th नॉन मेडिकल होते हैं या फिर वो कॉमर्स वाले होते हैं या आर्ट्स वाले होते हैं, ANM GNM का डिप्लोमा करके बैठ जाते हैं, पीछे उनकी एजुकेशन मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है ही नहीं। ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता। हाई कमीशन बोलती है बच्चा डिस्ट्रैक्ट है, ITI कर ली, पीछे आर्ट्स था अब IT कर रहा है, ITI कर ली, कॉमर्स थी, इधर ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कर रहा है या मैकेनिकल का कर रहा है, पीछे तो कोई बेस ही नहीं है आपका नॉन मेडिकल का। प्रॉब्लम तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रदीप जी काउंसलिंग ਦੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਫਾਈਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करे। रणबीर सर, यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने अपने बच्चे को 10th के बाद 11th में एडमिशन कराना है ना, तो उसकी मेंटल लेवल के हिसाब से उसको कोर्स कराएं। उससे पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लें। वेस्टर्न ओवरसीज ये साइकोमेट्रिक टेस्ट करता है बच्चों का, माइंड मैपिंग होती है, बच्चे कहाँ किस फील्ड के लिए बने, किसके लिए नहीं बने। 12th के बाद भी इस तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट करें कि आगे आपने किस में जाना है, नॉन मेडिकल वाला IT में इंटरेस्ट बन रहा है, इलेक्ट्रिकल में बन रहा है, मैकेनिकल में बन रहा है, सिविल में बन रहा है या पेट्रोलियम में बन रहा है। तो बहुत सारी ट्रेड्स है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर कराएं। वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आए, हम आपका कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे ही कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप काउंसलिंग लें 12th के बाद, आपने किस ट्रेड में जाना है। आप मान लो इसे ITI या पॉलिटेक्निक करवा रहे हो 12th के बाद या 10th के बाद, तो कौन सी करनी है, कौन सी ट्रेड में जाना है, कौन सी में नहीं जाना। आर्ट वाला बच्चा मैकेनिकल नहीं कर सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज़, यहाँ 12th के बाद, मैं जैसे हम TV पे बोलते हैं, बहुत सारों तक ये बातें पहुँचती हैं, बहुत सारों तक नहीं पहुँचती, वो कि भाई यहाँ पे अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दो, अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो बैचलर्स के बाद चले जाना। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम पास के लिए, शर्फ गैप फिल करने के चक्कर में अपना ऑनलाइन या अपने क्या नाम है डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अब्रॉड जाना है, आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो, वेल एंड गुड है। अगर साथ साथ में आप गैप फिल करने के लिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो प्लीज़ रेगुलर क्लासेस लगाएं, डिस्टेंस वाले की कोई वैल्यू नहीं है। कल आप बैचलर्स के बाद जाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होना है, एडमिशन हुआ तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि आप तो बोनाफाइड जेन्युइन स्टूडेंट हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक है गल थोड़ी। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की सवाल है जी? जी TV ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਉਹ ਜਸਟ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ कि गुड़िया ਦੇ 6.5 बैंड ने, नॉट लेस देन 6 ने, कि मार्केट से कहा जा रहा है कि बड़ी सारी रिफ्यूज़ल आ रही है। कहाँ, कनाडा की? हाँ, आप मेरे ऑफिस आ जाओ, आप देखोगे कि 80-90% हमने अपना सक्सेस रेट मेंटेन किया हुआ सर इस टाइम में। मेरा एक ग्रुप बना हुआ, आप देखोगे ना रोज के 10 वीजे आ रहे हैं, कोई एक आध रिजेक्शन होगा, 10 के 10 वीजे आ रहे हैं, 15 के 15 वीजे आ रहे हैं। यह मैटर करता है इस टाइम पे। आपने क्वेश्चन बड़ा बर्निंग
उठाया है। एक तो कोशिश करें इमिग्रेशन लॉयर डाल लें, RCIC मेंबर। सर फर्क है, एक लोकल जो कंसल्टेंट एजेंट है ना, वो फाइल जो लगाता है वो अपने बिहाफ पे लगाता, अपने बिहाफ पे नहीं लगाता, वो स्टूडेंट के बिहाफ पे लगाता है। लोकल कंसल्टेंट इज नॉट ऑथराइज फॉर स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ भी लिखा है कि भाई क्या नाम है, आप एजेंटों से बचें। वो बोलते हैं कि RCIC मेंबर लें, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जो ये कंसल्टेंट होते हैं ना, ये उनका अपना लॉगिन होता है, अपने पोर्टल पे फाइल लगाते हैं, वो ट्रेंड है, वो एजुकेटेड है, उनके थ्रू फाइल लगाओगे तो हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। इस बात से प्लीज़ मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोकल कंसल्टेंट से फाइल ना लगाएं, ठीक है, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है, आपका डिसीजन है, बट मैं बोलना चाहूँगा इतना डिफरेंस तो है। अगर आप RCIC की हेल्प लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके। 1 मिनट का समय प्रदीप जी, कुछ जो मैं मिस कर गया हूँ आज के शो वास्ते कुछ कहना चाहूँगा। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने IELTS PT करनी है तो वेस्ट नॉर्थ से जाइए, हमारे पास इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिज़ायर स्कोर लेना है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वेस्टर्न में नहीं पढ़ रहा, XYZ में पढ़ रहा है, गो फॉर रियलिटी टेस्ट। एग्जाम देने से पहले, फाइनल एग्जाम देने से पहले आप अपने पैसे भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं, गो फॉर द रियलिटी टेस्ट। चाहे आपका PT या CDR रियलिटी टेस्ट है, या IELTS टेस्ट है, या टफल रियलिटी टेस्ट है, ठीक है, ये जरूर बुक करें। इसके लिए IELTSrealitytest.com वेबसाइट है। इसके अलावा बाहर अब्रॉड जाना है तो प्लीज़ 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 अच्छे कंसल्टेंट को चुने, क्योंकि एक ट्रेन ड्राइवर ही आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही आपको आपका कंट्री तक पहुंचा सकता है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि कैरियर सिलेक्शन आपका है, आप ऐसे लाइफ के चौराहे पे हैं, अगर अच्छा सिलेक्शन है तो आपका करियर बनेगा, अदरवाइज बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई रिफ्यूज़ वीज़ा हो जाएगा। मतलब रिफ्यूज़ होगा तो नेचुरल सी बात है, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। अच्छा कंसल्टेंट जिसके डायरेक्ट टाइप्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर हो, साथ साथ में उसके रेलिवेंसी जरूर देखनी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। शुक्रिया जी, दर्शकों का भी धन्यवाद। आज शो इत्थे खत्म करांगे, पर एक बार फिर